दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की 7 ऐसी नई मजेदार कहानी सुनाने वाले जो आपने सच में अभी तक नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखें। शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अकबर बादशाह को बुद्धिमान पुरुषों से बड़ा प्रेम था, यही खास कारण था जिससे उसके दरबार में नवरत्न सदैव विद्यमान रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने राज संबंधी कार्यों को खटाखट निपटा रहा था। उसी के अंतर्गत एक दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने के अभिप्राय से बोला, शाहनशाह, क्षमा हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। बादशाह ने उसे बोलने की अनुमति दी। वह बोला, गरीब परवर, आज मुझे रास्ते में एक आदमी से एक अमीर की अजब वार्ता सुनने में आई। वह अमीर अपने भृत्य से कह रहा था, तब मुझे किसी काम का नहीं जान पड़ता, कारण कि तू बड़ा मूर्ख है। दूसरा आदमी उस अमीर का नौकर था। उससे सुनकर चुप न रहा गया और अपने मालिक सेठ से बड़ी विनम्रता से बोला, सेठ जी, यद्यपि मैं आपका सेवक हूं, परंतु फिर भी कहना पड़ता है कि आपको अभी तक मनुष्य की कीमत लगाना नहीं मालूम है। यदि आप कुछ भी विचार करते तो स्वयं सिद्ध हो जाता कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चक्कर में पड़ गया और अपने तय कुछ भी हल न कर सका कि मनुष्य की क्या कीमत होता है। पृथ्वीनाथ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इसका निपटारा कराकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। उसके ऐसे प्रश्न को सुनकर बादशाह विचार करने लगा, परंतु फिर भी कुछ निश्चित न कर सका। उसने सोचा, आज सेठ का नौकर कहता था, कल मेरा कोई दरबारी कह बैठे कि बादशाह क्या चीज है, वह तो हम ही लोगों के बैठाने से गद्दी पर बैठा है, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। अतएव इसी क्षण मुझे भी अपने मूल्य का निपटारा करा लेना चाहिए। बादशाह ने उस आदमी के प्रश्न को अपनी सभा में दोहराकर सभासदों से अपना मूल्य पूछा। लोग चकराए कि बादशाह के प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए। इसी बीच एक वृद्ध पुरुष जो बीरबल से ईर्ष्या करता था बोला, गरीब परवर, इस उपस्थित जनता के बीच बीरबल की ही बुद्धि बड़ी है, अतएव इसका निपटारा उसी के द्वारा होना चाहिए। वृद्ध की यह युक्ति बादशाह के मन में बैठ गई और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बतला सकते हो कि मेरा मूल्य और वजन क्या है। बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल विचारपूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, यह जौहरियों का काम है, क्योंकि मूल्य लगाना वे ही जानते हैं। यदि हुक्म हो तो एक आन में शहर के तमाम जौहरी, शर्राफ और साहूकारों को बुलवा लूं। वृद्ध की मंशा बीरबल को फांसने को थी, परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिबल से उसी को फंसा दिया, क्योंकि वह भी जौहरी ही था। बादशाह के हुक्म से नगर के सब जौहरी, सर्राफ और साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोलानगर जौहरियों, सर्राफ तथा साहूकारों, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जौहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में न आया कि बादशाह का मूल्य और वजन कैसे निश्चित किया जावे। अंत में उनका सरदार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर तुरंत भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय विह्वल हो रहा है। हमको कुछ देर की मोहलत मिले तो एक जगह अलग बैठकर आपस में विचार कर उत्तर दें। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सबों ने मिलकर कोशिश की, परंतु किसो सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात इतनी आसान नहीं है। जो 15वें दिन प्रातःकाल सब जौहरी बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशर्फी का तोड़ा लिए हुए बीरबल भी उनके साथ हो लिया। उधर बादशाह भी 15वें दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमें इतनी कुशादह जमीन रखी गई थी
कि जिसमें सर्वसाधारण से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकार तक के बैठने के लिए अलग अलग स्थान मिले। 15वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर किते से बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग किते से खाली स्थान पर बैठाए गए और उनके मध्य अशरफियों का तोड़ा रख दिया गया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी एक दो अशरफी को तराजू पर रखकर बटखरे से तौलना शुरू किए। कुछ कालोपरांत एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को एक तरफ विस्मय और दूसरी तरफ हर्ष हुआ। वह उस अशरफी को अपने हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी कीमत यही एक अशरफी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही अशरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान का वजन है। यह अन्य अशरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशरफी नहीं है। पृथ्वीनाथ, हम प्रजागण साधारण अशरफी हैं और आप इस बड़ी अशरफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझ में और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए हैं। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशरफी भी अन्य अशरफियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशरफी आपका मूल्य है। जौहरी की उपरोक्त युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गया और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनी मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्य साधन की तरकीब सूझी। वह तुरंत बोरवल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामादा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्यान करता वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल चाह से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रता पूर्वक अपना दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार हाकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें नहीं है, इसका उपाय तो बड़ा ही आपके घबराने की बात सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी कांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहां दो जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे दो लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था,
चारों तरफ से पंडित दो की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ाने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता त्यों त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुन्माद से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें। दिल्ली शहर के एक मोहल्ले में दो पड़ोसिनें बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था। न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहां तक कि कक्षा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती विबिलाती हुई बादशाह के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर की दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इस बालक की हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है। मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें। मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थीं। वह उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जबानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भली मानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। वह पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपना सारा वस्त्र उतार कर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रिवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होने का। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुहशीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपना सारा वस्त्र अलग फेंक कर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसका दोनों हाथ पांव बांध दिया गया और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी।
दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपए की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया, वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ों की देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने बैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते
तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी चौरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। 5 बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहां कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहां रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहां क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहां आते हैं। यहां रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूं,
इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर, पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राज दरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राज दरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी। एक मंत्री उठे और कहे, हाँ मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था। मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, यह क्या बात है, मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी। एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहां से लाए, बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या, मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना, बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई, मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया, इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। 6 दोस्तों, शाम का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था।
फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूं, अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति। जब यह मामला चल रहा था इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लावो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है।
अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दिख पड़ता है, इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज दैव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदर पूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है।
उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। साथ दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान 117 पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनों सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुका हूँगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर बेचारा चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस बेचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूं। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब, यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा।
आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहां से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी, और ऐसी नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।